नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कार से सीधे आपदाग्रस्त इलाकों का भ्रमण किया। इस दौरान सीएम ने गाड़ी घाट स्थित क्षतिग्रस्त मोटर पुल, मालन पुल, साथ ही दूसरी जगहों पर आई आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अतिवृष्टि शिविर नुकसान की रिपोर्ट बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भी उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर गंभीर है और जल्द इसकी भरपाई के लिए आर्थिक मदद की घोषणा करेंगे। बड़ा जल भरा हुआ है, उसमें फसलों का नुकसान हुआ है उसका भी, और कोटद्वार क्षेत्र में काफ़ी जो क्षति हुई है उसका भी आकलन हो रहा है। क्योंकि राज्य की स्तर से हम लोग अपने स्तर से हर संभव यहाँ के लिए प्रयास करेंगे और हर संभव सहायता भी करेंगे। पूरे राज्य के अंदर इस समय आपदा की स्थिति है, कहीं पर भूस्खलन के रूप में है, कहीं पर अतिवृष्टि के रूप में है। तो सभी स्थितियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई है, उन्होंने भी हमें हर संभव सहायता का भरोसा दिया है और पूरी तरह से केंद्र सरकार हमको लगातार जो आपदा राहत की राशि है वो भी उन्होंने हमको दी है। हम अलग से भी जो है उनसे अभी अनुरोध करेंगे। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने संपत्ति मानचित्रण सर्वेक्षण की शुरुआत की, जिसके चलते मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि लगातार शहरीकरण बढ़ रहा है, लेकिन असल हकीकत लोगों के सामने नहीं आ पाती। इस सर्वेक्षण में विभाग की यह मालूम हो पाएगा कि शहर में कितनी सड़कें हैं, कितने पार्क हैं, कितनी नालियां हैं और कितनी अतिरिक्त जगह है जिससे स्टिक सर्वेक्षण हो सके। उन्होंने आगे कहा कि राजस्व प्राप्त करते समय कई बार झगड़े की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन इस सर्वेक्षण से ही झगड़े समाप्त होंगे। इस लोगों की प्रॉपर्टी का असल जानकारी निकाय और निगमों को मिल पाएगी, जिससे राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी और निकाय और निगमों की कमाई बढ़ेगी। अब जिस निकाय में इसका मैपिंग सर्वेक्षण होगा तो वास्तविकता सामने आएगी, पारदर्शिता सामने आएगी और उससे हमें ये भी जानकारी मिलेगी कि आपके पास कितनी सड़कें हैं, कितने पार्क हैं, कितने वहाँ पे खंबे हैं, कहाँ पे सीवरेज है। ये पूरा ऊपर जब मैपिंग होगी सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। तो मैं समझता हूँ विकास की दृष्टि से और रेवेन्यू की दृष्टि से ये जो निकाय हमारे 4 हैं, जिसमें आज से पहले अभी प्रारंभ हो रखा है, जिसमें रुद्रपुर और देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार में ये काम चल रहा है। रुद्रपुर ने इसमें लगभग 95% काम कर लिया। देहरादून में तेजी से आगे बढ़ा है। चारों निकाय ठीक से काम कर रहे हैं। साथ में आज 10 निकायों को हमने यहाँ बुलाया, आज वहाँ पे भी हम शुरू कर रहे हैं, यानी पहला चरण फिर दूसरा चरण में ये काम हो रहा है। तो जहाँ कभी भी आप देखें जब रेवेन्यू कलेक्शन की बारी आती है तो अराजकता जैसे फैलती है, उसमें झगड़े की संभावना रहती है, आरोप प्रत्यारोप की संभावना रहती है। ये सारे आरोप प्रत्यारोप खत्म होंगे। मैंने जैसे कहा कि विकास के लिए क्या उस निकाय में क्या क्या चीज़ अभी हैं और क्या क्या की आवश्यकता है, और उसके लिए जो पूरा एक जानकारी आ जाएगी तो उसमें भी हमें काम करने में आसानी होगी और साथ में जो स्थानीय निकाय, संबंधित निकाय को भी जो रेवेन्यू है उसमें। उत्तराखंड में बागेश्वर उपचुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलते हुए कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। बता दें कि बागेश्वर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रंजीत दास को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई और हर बार तरह इस बार भी बीजेपी ने कांग्रेस से आगे होते हुए बाजी मारने का काम किया है। वहीं कांग्रेस अभी तक अपने नाम फाइनल नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी ने अपने नाम सेंट्रल कमेटी को भेज दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के ही घर में सेंध लगाकर कांग्रेस को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर वो किसे अब चुनावी मैदान में उतारेंगे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रंजीत दास ने कांग्रेस से व्यथित होकर बीजेपी की नीतियों को सराहते हुए बीजेपी का दामन थामा है। मैं देखिए, मोदी जी के काम से, पुष्कर सिंह धामी जी के काम से बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि पार्टी की ओर आ रहे हैं और क्योंकि राजनीतिक माहौल होता है चुनाव समय पर, जो लोग भी पार्टी में आना चाहे उसे स्वागत कर रहे हैं। हर व्यक्ति का वोट ये मोदी जी के पक्ष में, पुष्कर धामी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, ये हम सबका प्रयास है। और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते चुनाव जीत की रणनीति को और अमली जामा पहनाना एक प्रदेश अध्यक्ष होने नाते मेरा कर्तव्य है। अजय, कांग्रेस प्रलोभन जैसी कोई बात नहीं है तो सामने आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बड़ा पहल। आज से ही मैं स्कूल और कॉलेज के जमाने से मैं उनको जानता हूँ, उनकी कार्यशैली से मैं प्रभावित हुआ।
उनकी जो कार्यशैली है, जो उनका आचरण है, जो उनका व्यवहार है, मधुर व्यवहार है, उससे मैं प्रभावित हुआ था। आज सही में बहुत बागेश्वर में उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशी रंजीत दास के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि कांग्रेस ने रंजीत दास को बागेश्वर नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया था। उसके बाद 2022 का विधानसभा का प्रत्याशी भी बनाया था, लेकिन वे हार गए थे। बागेश्वर उपचुनाव के लिए 3 नामों के पैनल में रंजीत दास का नाम भी शामिल किया गया था। उन्हें लगता है कि रंजीत दास को अपनी जीत पर भरोसा नहीं था, इसलिए वे बीजेपी में गए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना से कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोश में हैं और उन्होंने बीजेपी में इसका बदला लेने की ठान ली है। अभी जानकारी मिली है कि रंजीत दास जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बहुत ही अफसोस हुआ है। कार्यकर्ता आक्रोशित है और वो कहता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से इसका बदला लेंगे। रंजीत दास जी के फादर को कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री बनाया था, इनको चेयरमैन का चुनाव भी लड़ाया, इनको विधायक का चुनाव भी लड़ाया, नहीं जीत सके। तो उस पर कांग्रेस की गलती नहीं थी। और वर्तमान में भी 3 नाम का पैनल हाईकमान को गया था, जिसमें रंजीत दास जी का नाम भी था, परंतु शायद उनको अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं था और इसीलिए वो किस वजह से गए ये वही बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अपनी योग्यता पर भरोसा न होने की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। बीजेपी प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम मंगलोर दौरे पर रहे, जहां नारसन गांव पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से वार्ता करते हुए दुष्यंत गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते आगामी चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से अपना परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देश भर में चल रहे महासंपर्क अभियान के दौरान आम जनता से सरकार की योजनाओं को सराहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व में बढ़ते हुए वर्चस्व में एक नया क्रांतिमान स्थापित हुआ है, जिससे देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। साथ ही दावा करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। ये वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है, ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत इसमें 9 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का प्रोग्राम है, जिसमें हमारे यहाँ 9 अगस्त से 15 अगस्त तक ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें शपथ है, वृक्षारोपण है, वीरों को नमन है और 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर झंडा का प्रोग्राम है। कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने काशीपुर के नवीन मंडी गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार को खरी खोटी सुनाई और विधायक त्रिलोक सिंह चीमा की इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2002 से मौजूदा विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के पिता हरभजन सिंह चीमा लगातार यहां से 4 बार विधायक रह चुके और 5वीं बार खुद उन्हीं के पुत्र यहां से विधायक हैं, लेकिन फिर भी काशीपुर की जनता को जल भराव को लेकर समस्या से निजात नहीं दिला पाए। एक पेपर में अपने पूर्व विधायक जी का फोटो देखा, जिन्होंने अपने घर को पानी भरा हुआ जल भराव दिखाया, तो मुझे देख कर बहुत पीड़ा हुई कि उन्हें अपने घर की याद तो आई कि साहब जो है जल निगम इसके लिए दोषी है। 2002 से उनका परिवार, क्योंकि 4 बार वो विधायक रहे और 5वीं बार उनका बेटा विधायक है, जिसमें 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और मेयर लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के। इतना होने के बाद आप आज तक जसपुर मतलब काशीपुर की जनता को पानी निकासी से निजात नहीं दिला पाए, तो आपको इस या आपके बेटे को इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें तत्काल मैं कहता हूं कि अगर आप अपने पद के निर्वाह नहीं कर सकते, जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, तो आपको अपने बेटे से कहना चाहिए कि वो आज ही पद से इस्तीफा दें या मुख्यमंत्री से आग्रह करें कि भाई मैं योग्य नहीं हूँ, मुझे बर्खास्त करो। क्योंकि मेरा कहने का मतलब है, जब एक मुख्यमंत्री जिस शहर में मैं समझता हूँ कि 1 साल के अंदर 6 बार आ चुके, तो आके वो ऐसा क्या काशीपुर को देकर जाते हैं कि जो काशीपुर की जनता खुश हो। और आज अभी आप भी बता रहे थे कि पुल का निरीक्षण करने आने वाले हैं, लेकिन देहरादून से आने के लिए उन्हें समय नहीं मिला। तो मेरा कहना है कि पुल अभी 2021 में NH बनकर तैयार हुआ,
जो हैंड ओवर हुआ 21 में मिला और उसका पुल परसों क्षतिग्रस्त हो जाता है, लेकिन मैं ऊपर वाले भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि कोई उसमें कैजुअल्टी नहीं हुई। लेकिन इन अधिकारियों ने, इन सरकार ने षड्यंत्र के तहत मैं समझता हूँ कि कोई अनहोनी करने का प्रोग्राम बना लिया था, लेकिन मैं फिर भी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, इसके लिए ऊपर वाले का। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर आपदा प्रबंधन में पूरी तरह से फेल होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि इस साल भारी बारिश से कई जगहों पर दैवीय आपदा आई है। सरकार का प्रयास होना चाहिए कि कम से कम जान मान का हानि ना हो, लेकिन सरकार आपदा प्रबंधन की व्यवस्था करने में पूरी तरह से नाकाम हुई है। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में पुल टूटने और विधानसभा अध्यक्ष की अधिकारियों पर नाराजगी के मामले में कहा कि प्रदेश में जब विधानसभा अध्यक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी उनकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा। जिस तरीके से इस बरसात में बहुत भयंकर बरसात हुई और उससे पूरे राज्य के अंदर बहुत बड़े व्यापक स्तर पर क्षति हुई है, जान माल का भी बहुत नुकसान हुआ है। सरकार को चाहिए कि वो दैवीय आपदा प्रबंधन को मजबूत करे और ये प्रयास सरकार का होना चाहिए कि कम से कम जान माल का जो है कम से कम नुकसान हो। लेकिन जो देखने में आया है वो ये स्थिति है कि दैवीय आपदा प्रबंधन के जो व्यापक प्रबंधन किया जाना चाहिए था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लोग जो है त्रस्त हैं, चाहे मैं हल्द्वानी का जिक्र करूं, चाहे मैं कोटद्वार का जिक्र करूं, चाहे मैं चमोली का जिक्र करूं, या पौड़ी का, या टिहरी उत्तरकाशी का, या देहरादून जनपद का, या हरिद्वार का, आप देखेंगे हर जगह व्यापक स्तर पर तबाही हुई है और उस तबाही को रोकने में निश्चित रूप से सरकार नाकाम। उत्तराखंड में इस मानसून सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आई केंद्रीय टीम वापस लौट गई है। भारत सरकार की टीम ने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के आपदा स्थलों का निरीक्षण किया, जिसके बाद अब केंद्रीय टीम वापस लौट गई है। केंद्र में आए डेलीगेशन ने हरिद्वार सहित आपदा घोषित कई इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। अब केंद्र सरकार उत्तराखंड में आपदा से हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए रणनीति तैयार करेगी। उसी के आधार पर उत्तराखंड को डिजास्टर रिलीफ फंड भी केंद्र सरकार जारी करेगी। हल्द्वानी में पिछले 5 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण शहर के कई क्षेत्रों में अत्यधिक नुकसान हुआ है, जिसे लेकर आपदा प्रभावित लोगों के लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। हल्द्वानी नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला ने बताया कि अधिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए वार्ड नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है और सिंचाई विभाग की ओर से भी गोला बैराज से जल संस्थान को पेयजल की आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। साथ ही कहा कि बारिश के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण करते हुए प्रभावितों को राहत सामग्री और राहत धनराशि के चेक मौके पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देखिए, विगत दिवस जो अतिवृष्टि के कारण शहर में जल भराव और पहाड़ों की जो गाद भर गई है और कई मकान टूट गए हैं, कईयों में दरार आ गई है। इनका कारण अतिवृष्टि है और अतिवृष्टि भी मुख्यतः कलसिया गधेरे ने बद्रीपुरा काटदम और देवलढुआ में नुकसान पहुंचाया है और बरेला आम पानी नाले ने शहर के अंदर जल भराव किया है, ये भी पहाड़ से आता है। तीसरा आपका रकसिया नाला जो दम्माडुंगा जहार ज्योति से जिसकी शुरुआत होती है, उसने भी बिठोरिया क्षेत्र नीचे पूरे ग्रामीण क्षेत्रों तक, जहाँ तक रकसिया नाला जाता है, लगभग 10-11 किलोमीटर के स्पैन में काफ़ी तबाही मचाई है। खेती हो, आवास हो, सार्वजनिक संपत्तियाँ हो, रोड हो, नालियाँ हो इत्यादि सब में वर्तमान में दिक्कत आई हुई है। जिला प्रशासन, नगर प्रशासन, नगर निगम और स्वतः सभी जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान संगठन सभी इस आपदा में सभी को राहत पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। वर्तमान में राहत के लिए
पोकलैंड्स लगी हैं, जेसीबी लगी हैं, चैनलाइजिंग का काम चल रहा है। जहाँ जहाँ सिल्ट आ गई उसको डिसिल्ट किया जा रहा है, जहाँ जहाँ गाद भरी वहाँ गाद को हटाया जा रहा है। लगभग निगम क्षेत्र के 1000 कर्मचारी पूर्व के नगर निगम में और वर्तमान के नगर निगम क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 350-400 मजदूरों को उस स्लज को, उस गाद को हटाने के लिए हमने लगा। बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मंगलोर नगर पालिका में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया और पंचपरण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें कि यह अभियान आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर 16 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष हाजी दिलशाद नगर पालिका कर्मचारियों के साथ रोडवेज बस स्टैंड पर पौधे लगाए और स्वच्छता अभियान भी चलाया। नगर पालिका अध्यक्ष हाजी दिलशाद अली ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों को सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। ये वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत इसमें 9 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का प्रोग्राम है, जिसमें हमारे यहाँ 9 अगस्त से 15 अगस्त तक ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें शपथ है, वृक्षारोपण है, वीरों को नमन है और 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर झंडा का प्रोग्राम है। गदरपुर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कई कार्यक्रम किए गए। नगर पंचायत दिनेशपुर की ओर से एक कार्यक्रम के तहत दिनेशपुर थाने के समक्ष स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने कहा कि मेरा माटी मेरा देश अभियान पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने का एक अभियान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम था, ये देश भर में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें मेरा माटी मेरा देश। इस प्रोग्राम को जैसे शहीदों का बलिदान हुआ है इसी का नाम शिलापट में लिखना है और हम दिया का प्रोग्राम करना है और वृक्ष का लगाने का प्रोग्राम करना है। इसी को मोदी ने हमारे देश भर के ये बेरा उठाया कि हमारे देश में इस माटी को लेके हम पूरे देश में इकट्ठा करके हमारे प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प था कि पूरे देश हम एकजुट। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चली है अमृत महोत्सव, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है 75वां। अभी तो हम 76वां मनाएंगे। इसी के उपलक्ष्य में एक योजना चल रही है मेरा माटी मेरा देश। इसमें हमें ये पूरे भारत में चल रहा है, जिसके अंतर्गत पांच कार्यक्रम करने हैं। पहला कार्यक्रम जैसे शिला फलकम की स्थापना, पंचप्राण और सेल्फी, इसके अलावा अमृत वाटिका, वीरों का वंदन, इस तरह से 4-5 इसके प्रोग्राम है। इसके तहत हमें शिला फलकम में शहीदों के नाम लिखने हैं। इसके अलावा एक वाटिका बनानी है जहाँ पे हमें 70 से 75 पेड़ बोने हैं जो कि औषधि होने के और छायादार पेड़ होने से। इसके अलावा हमें क्या कहते हैं सभी लोगों के यहाँ से वो लेके मिट्टी लेके उस मिट्टी को एक घर में एकत्रित करके उसे वहाँ भेजना था, घाट पर जाता हो, लेकिन वो शायद कैंसिल हो चुका है, वो कैंसिल हो गया वो प्रोग्राम। और इसके अलावा हम पूरे जोर शोर से इसको लोगों को अवेयर करना, लोगों को बताना देश के प्रति, उनको अवेयर करना कि हमें अपने देशभक्ति की भावना को पैदा करना, ये सब इसके अंदर भी प्रोग्राम के अंतर्गत है। और इसके अंतर्गत हमें लास्ट टाइम की तरह ही 13 से 15 अगस्त तक हर कोई झंडा अभियान भी चलाना है। मेरा माटी मेरा देश। देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों में करीब 5000 पोल ऐसे हैं जिनमें स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, जिस कारण शहर के अधिकांश वार्डों में अंधेरा पसरा रहता है, जिसके चलते पार्षद लगातार स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन निगम स्ट्रीट लाइट उपलब्ध नहीं करा पा रहा। वहीं अब नगर निगम के अध्यक्ष सुनील उनियाल गामा का कहना है कि लाइट की कमी है, किसी कारणवश पोल पर लाइट नहीं लगा पाए। जल्द ही लाइट लगाने वाली कार्यदायी संस्था को बुलाकर 15 दिन में स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश दिए जाएंगे। लाइटों की कमी है, बरसात में अक्सर जो है ये दिक्कतें आती हैं और जो पोल हमने लगाए थे वो किसी कारणवश अभी उन पर लाइट नहीं लग पाई है। इस बार बोर्ड बैठक में पिछली बार भी हमने निर्णय लिया था कि 6000 लाइटें जो है सबसे पहले जो है जो पोल हमने लगाए थे उनमें लाइट लगे, नहीं लग पाए। अभी तो इसको बुलाएंगे, जो ESL कंपनी जो लोग काम कर रहे हैं उसको बुलाएंगे और उनको निर्देश देंगे कि आप 15 दिन में ये कार्य।
प्रदेश भर में लगातार वायरल फ्लू अपने पैर फंसा रहा है, जिसके चलते वायरल फ्लू के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी होती नजर आ रही है और इस समय अस्पतालों में भी फ्लू के मरीजों की भरमार है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी इन दिनों फ्लू के मरीजों में इजाफा हो रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी हितेश शर्मा ने बताया कि आजकल आई फ्लू के मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ गई है। पहले से 4 गुना मरीज अस्पताल में आ रहे हैं। फ्लू में आंखें लाल हो जाती हैं, चिपकने लगती है और ये रोग बड़ी तेजी से फैलता है। इसके बचाव के लिए एक दूसरे के कपड़ों का इस्तेमाल ना करें, आंखों को बार बार ना छुएं, बार बार साफ पानी से धोते रहें। आजकल आई फ्लू के मरीज अस्पताल में बढ़ गए हैं। पहले से करीब 4 गुना मरीज इस समय फ्लू के आ रहे हैं। फ्लू में आंखें लाल हो जाती हैं, चिपकने लगती हैं और ये रोग बड़ी तेज़ी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो एक दूसरे के कपड़े, तौलिया आदि इस्तेमाल ना करें, आँखों को बार बार ना छुएं, आँखों को साफ पानी से धोते रहें और इसमें हल्की सी दवाई की आवश्यकता पड़ती है। ये बीमारी क्योंकि ज़्यादातर वायरल है तो अधिकांशतः आँखों को साफ रखने में और थोड़ी सी हल्की दवाई लेने में ही ठीक हो जाती है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।